शांति शांति। ओम। Being recorded. वैशेषिक दर्शन की कक्षा में प्रथम अध्याय प्रथम आहनिका के 11 सूत्रों को हम पढ़ चुके थे। नहीं, 13 सूत्रों को पढ़ चुके थे। जी गुरुजी, जी अंतिम पंक्ति कह रही थी गुरुजी सर, वो शब्द के विषय में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो ये तो विषय हम अभी करेंगे। इसके अलावा कोई भी बात में से पूछना चाहते हैं तो वे हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी रिया जी बोले। जी गुरुजी, मैं रियांशु पूछना चाह रहा था। जी क्या मैं रियांशु पूछ जी सकती बोले। हूँ? जी हाँ गुरुजी, जी, यहाँ पर जो 7वें सूत्र में तीसरी पंक्ति को कह रहे हैं, तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं पिंडस्य राशेः वा, तो यह पिंड यानी कि कोई गोला, जैसे कि मिट्टी के गोले को ले सकते हैं, और राशि यानी कि ढेर, तो ढेर का क्या अर्थ लेंगे हम यहाँ? जैसे जैसे कोई मिट्टी का ढेला है तो वो होगा पिंड। जी ठीक है। गुरुजी। और मिट्टी को आपने एक जगह थोड़ा सा इकट्ठा कर दिया, चाहे रेत हो चाहे मिट्टी हो, कुछ भी इकट्ठा कर दिया, वो हो गया राशि। अब वो दोनों ही चीजें फैलाई जा सकती हैं। चाहे ढेले को आप फोड़ के उसको फैला दीजिए, चाहे जो इकट्ठा किया हुआ है उसको फैला दीजिए। जी गुरुजी। ठीक है जी। जी गुरुजी, स्पष्ट हो गई। उसके बाद गुरुजी यहाँ पर हमने देखा था 8वें सूत्र की भूमिका में कि द्रव्य, गुण और कर्म यहाँ पर अर्थ में आते हैं। तो हमने पीछे ही पढ़ा था कि अर्थ तो अभ्युदय के अंदर आता है, तो यहाँ अर्थ का अभिप्राय कैसे समझ रहे हैं हम लोग? जैसे वहां पदार्थ कहा ना, जी गुरुजी। तो पदार्थ हमारे 6 हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, है ना जी। जी और जो ये तो हो गया ये, लेकिन जहां आप कह रहे हैं जो दूसरा अर्थ आप ले रहे हैं, ये सूत्र कौन से दूसरे सूत्र में मिला आपको? जी गुरुजी। तो वहां तो प्रयोजन अर्थ है, अभिप्राय। अर्थ के दो होते हैं ना, प्रयोजन भी अर्थ होता है, अभिप्राय। जी गुरुजी। प्रयोजन भी अभिप्राय होता है। जी गुरुजी। और यहाँ पर अर्थ जो है वो वस्तु के लिए कहा गया है। जी गुरुजी, यानी कि पदार्थ कह सकते हैं, पदार्थ के लिए कहा गया है। हाँ, पदार्थ तो 6 हैं, पर 6 में से 3 को अर्थ कह रहे हैं ना ये। जी गुरुजी। जी गुरुजी, ये बात तो स्पष्ट हो गई। हाँ, इसमें जो है ना, देखिए दूसरी चीजें जो हैं, जैसे मान लीजिए द्रव्य गुण कर्म है। जी ठीक है, ये जो है पदार्थ में से अर्थ इनको कह दिया। और सामान्य विशेष समवाय जो हैं उनमें समवेत हैं, उनके अंदर रहते हैं। द्रव्य गुण और कर्म में सामान्य विशेष समवाय रहते हैं। जी ये आगे गुरुजी। कहा है, तदवस्थिता तत्संवेता सामान्य विशेष समवाया। जी गुरुजी। तो ये जो भेद किया है स्वामी जी ने, ये अपने ढंग से किया हुआ है, इसको समझना है बस। जी गुरुजी।
जी गुरुजी, ये बात तो स्पष्ट हो गई गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। मैं और शंका पूछ सकता हूँ अगर समय जी का पूछें, प्रॉब्लम? पूछें, पूछें। जी गुरुजी, उसके बाद 8वें सूत्र में ही 7वीं पंक्ति जो है, कर्मापि कारणम भवति ही संयोग विभाग वेगानाम। तो यहाँ ठीक है। कह रहे हैं कि कर्म जो है वो संयोग विभाग और वेग इनका कारण बनता है। तो हुँ, ये जो तीनों चीज है, संयोग विभाग और वेग, ये तो गुण में आते हैं। तो क्या गुण का कारण कर्म कह सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग? बिल्कुल होता ही है। गुणों का कारण कर्म भी होता है। अच्छा जी गुरु जी। संयोग का जो विशेष कारण है वो आप कर्म ही कहेंगे। जी भई गुरु जी। किसी वस्तु में कर्म होगा तभी तो वो किसी चीज़ के निकट जाएगी, संयुक्त होने के लिए। जी गुरु जी। बिना कर्म के तो जा ही नहीं सकती, जी गुरु जी। तो इसलिए कारण है। जी गुरु जी। और फिर तो गुरु जी यहाँ बोल सकते हैं कि अ, यहाँ पर विशेष धर्म हो रहा है, जैसे कि जो सामान्य धर्म, साधर्म है, और विशेष धर्म यहाँ पर हमने इस सूत्र में पढ़ा है। तो क्या यहाँ बोल सकते हैं यहाँ विशेष धर्म हो रहा है? 1 मिनट। जी गुरु जी। कर्म जो है किसी का कारण बन रहा है, ये दिखाया जा रहा है ना? जी गुरु जी। कर्मापि कारणं भवति, है ना? कारण, कारणपन जो है सभी में है, द्रव्य गुण और कर्म में। तो जी कर्म गुरु में भी जी। कारणपन है, वो दिखाया जा रहा है इसमें। जी गुरु ठीक है? जी। अच्छा, तो सत्ता जो है इसमें सामान्य है, द्रव्य गुण कर्म में, ये जी बताया गुरु गया है। जी। गुरु जी। और द्रव्यों में द्रव्यत्व, कर्मों में कर्मत्व, गुणों में गुणत्व, ये उनमें विशेष जी गुरु जी। है ना? तो ये सामान्य और विशेष बताए गए हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर कर्म कारण बन रहा है, संयोग विभाग और वेग का, ये इसकी विशेषता है, ऐसा कहना चाहते हैं आप? जी गुरु जी। कह सकते हैं बिल्कुल। जी गुरु जी। तो ठीक हो यहाँ गया। पर गुरु जी हम्म। साधर्म में हो गया, जो आपने अभी बोला कि कार्यपन कारणपन आदि जो बोले, तो वो तो साधर्म में थे, तो ये विशेष हुए? साधर्म में बताया जा रहा है। जी गुरु जी। ये सबसे पहले ना द्रव्य गुण कर्म, इन तीनों में साधर्म में बताया जा रहा है। क्या साधर्म है? कि तीनों ही अनित्य हैं। जी गुरु जी। ठीक है, द्रव्य के आश्रित रहते हैं, कार्य भी हैं, ये कारण भी बनते हैं। तो जी कारण गुरु बनना सभी में समान है, ये साधर्म में दिखाया जा रहा है। अब आप प्रश्न जी। करें। गुरु जी। गुरु जी, ये आपका जो बात तो प्रश्न है वो है, नहीं नहीं गुरु जी। नहीं रहा प्रश्न, चलिए ठीक है, फिर समाधान हो गया तो अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, स्पष्ट हो गई। बस वो कह धन्यवाद। रहा था कि क्या हम बोल सकते हैं कि जो द्रव्य गुण और कर्म एक दूसरे को ही कहते हैं, जैसे कि
यहाँ पर आपने बोला कि गुण का कारण कर्म है और कर्म तो द्रव्य के बिना हो नहीं सकता। तो एक तरीके से तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए क्या हमने यहाँ पर अर्थ में तीनों को लिया है? स्वामी जी ने ऐसा किया है इसीलिए? तीनों निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीनों जुड़े हुए हैं, है ना? और लेकिन उनको कथन किया गया है अलग-अलग रूप में, उनको अलग-अलग देखा जा रहा है दृष्टि से, है जी ना? गुरुजी। द्रव्य, गुण और कर्म, यद्यपि सब एक दूसरे में आश्रित हैं, यानी कि द्रव्य के आश्रित हैं गुण और कर्म दोनों। द्रव्य होगा तभी गुण और कर्म रह सकते हैं, है ना? जी गुरुजी। लेकिन द्रव्यों को अलग देख रहे हैं, गुण को अलग और कर्म को अलग देख रहे हैं, जी। और फिर उनमें जो समानताएं हैं वो देख रहे हैं। ये है यहाँ पे जी हमको जो गुरुजी। है, जैसे नाम है द्रव्य, जैसे नाम है गुण, जैसे नाम है कर्म, तो इनको अलग अलग देखना है। यद्यपि एक ही में गुण जो है वो द्रव्य के आश्रित ही होते हैं, जी गुरुजी। ठीक है, लेकिन गुणों को अलग देखना है हमें। यहाँ पर कर्म जो है वो भी द्रव्य के आश्रित रहता है, जी बिना गुरुजी। द्रव्य के तो कर्म हो नहीं सकता, है ना? लेकिन कर्म को जी। देखना अलग है। जी। उनमें जो संबंध है आपसी, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। जी उनमें गुरुजी। आपसी संबंध होने दो, अच्छी बात है, लेकिन अब हम यहाँ पर देख इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें विश्लेषण करना है, हमें विवेचन करना है। अगर विवेचनात्मक बुद्धि हमारी नहीं होगी तो हम किसी भी चीज का विवेचन नहीं कर पाएंगे, और जब विवेचन नहीं कर पाएंगे तो हम ठीक ठीक समझ नहीं पाएंगे उस चीज को गहराई तक। जी ठीक है, तो गुरुजी। उसको अलग अलग करके समझने का प्रयास है, उसको अलग अलग करके समझ रहे हैं। द्रव्य और गुण आपस में कभी भिन्न नहीं होते, एक ही में रहते हैं, और गुण से ही द्रव्य की पहचान होती है। द्रव्य का साक्षात्कार भी गुण के आधार पर ही होता है, द्रव्य को जाना भी गुण के आधार से ही जाता है ना? जी गुरुजी। और कभी कभी कर्म से भी द्रव्य को पहचाना जाता है, जी। ठीक है। तो पुष्टि के लिए मान लीजिए जैसे किसी का गुण समझ में आ रहा है, फिर उसमें क्रिया भी होने लगी, तो उसी द्रव्य में क्रिया हो रही है जिसमें गुण है, तो पुष्टि हो जाएगी कि हाँ ये वही द्रव्य है ना? तो वो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें समग्रता से देखी जाएंगी जब हम समाधि में किसी चीज का विवेचन कर रहे होंगे, जब हम उसको समझ रहे होंगे, किसी वस्तु को साक्षात सामने कोई हमको जिसका हम समाधि में साक्षात्कार कर रहे हैं, उसको गहराई से कैसे समझेंगे? तो उसके गुणों के आधार पर। द्रव्य क्या जी। है, गुण क्या है, गुणों में और कर्म क्या है, तो उनमें क्या परस्पर संबंध क्या है, उनमें जो गुण हैं, कौन कौन से गुण कैसे होते हैं, अलग अलग जी। गुणों का भी अलग अलग स्वभाव है। तो वो सब अगर हमने पहले से विचारा हुआ है, समझा हुआ है, तो वहां पर हम बहुत स्पष्टता से किसी चीज को समझ पाएंगे, है ना? तो जी। इसलिए यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं, विवेचन किया है ऋषियों ने, उसके आधार पर उसको हम समझ रहे हैं। तो अलग अलग करके उन्होंने उसको समझाया है, फिर उसका संबंध भी बताया है, उनमें साधर्म भी बताया है, वैधर्म भी बताया है, जिससे वो सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और किसी भी चीज
का जब हम साक्षात्कार करते हो तो ये सब चीजें हमें वहां पर बाधित ना करें, हम कंफ्यूज ना हो जाएं, बिल्कुल यथार्थ जो ज्ञान होता हो उसमें बड़ी स्पष्टता रहे, इसलिए ये सब ज्ञान पहले करना आवश्यक है। ठीक है जी। जी गुरुजी, स्पष्ट है गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी शंकाओं का उत्तर देने के लिए गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखिए हम प्रथम अध्याय प्रथम आहनिक और सूत्र 13 देख रहे थे। इसके अंतिम जो पंक्ति थी, तो जो यहां पर बताया जा रहा है कि गुण जो हैं वो गुण को मारते भी हैं, अपने कारण, कार्य और कारण को मारते भी हैं और नहीं भी मारते हैं। तो उसके उदाहरण दिए जा रहे हैं। यहां पर जो है शब्द का कारण शब्द ही बताया गया है, मतलब एक शब्द से दूसरा शब्द उत्पन्न होता है। आद्य शब्द कारणभूतः स्वानंतरम कार्यम न हन्ति। कारण हुआ अपने अनंतर जो कार्य है शब्द, उसको नष्ट नहीं करता है, बल्कि उसको उत्पन्न कर रहा है। फिर संयोग से उत्पन्न होता हुआ जो शब्द है वो अपने कारण संयोग का स्थित हो जाने के कारण से उसका नाश करता ही है। जैसे मान लीजिए हमने दो हाथ हैं, दो हाथ आसपास आ रहे हैं, आते 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 और ये मिल गए। मिले तो क्या हुआ, ताली बजी। ताली बजने पर क्या हुआ, शब्द हुआ। ठीक है, अब संयोग हो गया, अब समाप्त हो गया संयोग। भाई संयोग जब हो रहा था तो कर्म कराया जा रहा था और संयोग हो गया। तो संयोग जो हो गया तो संयोग अब यहां पर पूरा हो गया। तो संयोग गुण क्या है, संयोग होना। और जो पहले से संयुक्त हैं उनको क्या कहा जाएगा, उनमें थोड़ी संयोग होगा, वो तो पहले से संयुक्त हैं। जो पहले से विभक्त हैं उनमें संयोग होना कहा जाएगा कि ये दोनों संयुक्त हो रहे हैं, इनमें संयोग होगा। और जो जो हो चुका संयोग वो, तो वहां तो संयोग समाप्त हो चुका ना, ये मतलब यहां पर ये कहा जा रहा है, क्योंकि वो स्थित हो गया आप संयोग। तो संयोग गुण क्या है, संयोग होना जिसे कहेंगे वो गुण है संयोग होना। तो इस कारण से शब्द हुआ, तो शब्द ने अपने कारण संयोग का नाश कर दिया, ये कहना चाहते हैं यहां पर। और आद्य आरंभिक जो शब्द है वो अपने कारण हुए हुए अपने बाद वाले जो कार्य को नष्ट नहीं करता, वो कार्य तो नष्ट नहीं कर रहा बल्कि कार्य को उत्पन्न कर रहा है। तो संयोग से भी शब्द उत्पन्न होता है और शब्द से भी शब्द उत्पन्न होता है। कैसे, जैसे मैंने यहां पर दो हाथ आपस में मिलाए तो ताली बजी, तो ये संयोग से शब्द उत्पन्न हुआ।
लेकिन शब्द तो है क्षणिक, ये तो यहां उत्पन्न हुआ और समाप्त हो गया, आपके कान तक कैसे पहुंचा? उसका जो देश, शब्द का जो देश है उत्पन्न होने का, वो देश तो ये है, मेरे हाथ वाला जो संयोग जहां पर हुआ, यहां पर शब्द उत्पन्न हुआ, आपके कान तक कैसे पहुंचा? तो आपके कान तक पहुंचने में शब्द की श्रृंखला है, शब्द ने अगले शब्द को उत्पन्न किया, फिर उस शब्द ने फिर अगले शब्द को उत्पन्न किया, इस तरह से आपके कान तक पहुंचा। ठीक है, अभी तो हम ऑनलाइन कक्षा कर रहे हैं, तो इसमें और भी बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। हम कल्पना करें हम आमने सामने बैठे हैं और मैंने ताली बजाई, तो ताली जहां बजी, हाथ का जहां संयोग हुआ, संयोग का जो देश है वही तो शब्द का भी देश होगा, यहीं पर शब्द हुआ ना। आपके कान तो दूर है और वहां पर भी उस शब्द की अनुभूति हो रही है, तो कैसे हो रही है? तो शब्द से शब्द उत्पन्न हो रहा है, इसलिए शब्द से शब्द उत्पन्न होते हुए वहां तक पहुंच रहा है और अंतिम जो शब्द है वो आपके कान में जाके अनुभूति करा रहा है। यहां पर ये बताया गया है। अगर हम दूसरे शब्दों में इसको देखें, तो संयोग से जो शब्द उत्पन्न हुआ, उस शब्द में जो है कुछ कंपन है, और वो कंपन जहां शब्द हो रहा है वहां पर है, और वो कंपन से उत्पन्न हुआ शब्द जो है वह संयोग ने क्या उत्पन्न किया? कंपन उत्पन्न किया, कंपन से शब्द हुआ, या कंपन ही शब्द है ऐसा कह सकते हैं। तो वो कंपन अगले कंपनों को उत्पन्न कर रहा है। वो कंपन जो यहां पर है हाथ के पास में, ये शब्द के रूप में आ रहा है, और फिर अगला कंपन हो रहा है। जैसे ही शब्द हुआ, उसने जो आगे के परमाणु हैं उनमें गति उत्पन्न कर दी, उनमें गति उत्पन्न हुई, वहां शब्द गया, फिर वो आगे कंपन चला गया, इसी शब्द जो अगला वाला शब्द था उसने उससे आगे वाले कंपन को उत्पन्न कर दिया, वहां भी शब्द हो गया, तो ये कहां तक पहुंच गया? इस दृष्टि से इस तरह से भी कह सकते हैं इसको। तो अगर हम कंपन और शब्द को एक ही चीज मान लें, तो शब्द से शब्द उत्पन्न होता जा रहा है और वो शब्द आपके कान तक पहुंच रहा है। इस तरह से कंपन कंपनों को उत्पन्न करता जा रहा है, शब्द शब्द को उत्पन्न करता जा रहा है, और वो आपके कान तक पहुंच रहा है। बस ये समझना है इसमें। तो जो बात रह गई थी वो पूरी हो गई। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। इस पे विचार कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, चिंतन कीजिए, और फिर नहीं आएगी बात तो फिर और इस पे चर्चा कर लेंगे अगले आने वाली कक्षाओं में। फिर कहते कर्म पुनः कीदृशम इति कथ्यते, 14वें सूत्र की भूमिका है। तो कर्म कैसा है, इस बात को यहां पर कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। 14वां सूत्र है कार्य विरोधी कर्म। कर्म कैसा है, तो कह रहे हैं जो कार्य है विरोधी जिसका, ऐसे स्वरूप वाला है कर्म। अर्थात कर्म अपने कार्य को उत्पन्न करता है, वो कार्य ही कर्म का नाश कर देता है। जैसे संयोग गुण है, संयोग गुण कर्म का कार्य है,
कर्म से संयोग उत्पन्न होता है। तो दो हाथ हम ला रहे हैं, लाए 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 लाए, और ये हम जैसे ही ये जुड़ेगा, संयोग हुआ, जैसे ही संयोग हुआ, संयोग ने क्या किया, कर्म को समाप्त कर दिया, कर्म खत्म, कर्म समाप्त हुआ तभी संयोग हुआ। तो इसलिए कहा कर्म जो है वो है जिसका कार्य विरोधी है, जिसका उसका अपना कार्य ही उसका विरोधी है। तो आइए भाष्य देखते हैं। कार्यम विरोधी यस्य तथा भूतम कर्म, कार्य विरोधी है जिसका ऐसा हुआ हुआ कर्म है, बहुव्रीहि समास है। कर्म खलु स्वकार्येण विरुध्यते, कर्म जो है निश्चय से अपने कार्य के द्वारा विरुद्धते, विरम्यते, विनश्यते, खोल दिया उन्होंने, विरुद्धते अर्थात विरम्यते अर्थात विनश्यते। तो कर्म जो है अपने कार्य के द्वारा ही रुक जाता है, नष्ट हो जाता है। यद्वा, या फिर कार्य से विरोधी कर्म कार्य काले न अवतिष्ठते, या ऐसे कह लें, दूसरी प्रकार से समास खोल दें षष्ठी तत्पुरुष से, कार्य का विरोधी है कर्म, और कार्य का विरोधी है कर्म इसलिए कार्य के समय में वो बचता नहीं है, ठहरता नहीं है, न अवतिष्ठते। कर्म खलु न कारणबद्धकम, कर्म जो है वो कारण का नष्ट करने वाला नहीं है, ना भी कार्यबद्धकम, ना तो वो कार्य को नष्ट करता है। कर्म जो है वो ना तो अपने कारण को नष्ट करता है, ना ही अपने कार्य को नष्ट करता है। किंतु तत्तु वध्यम एव अस्ति, लेकिन वह कर्म तो स्वयं मरने योग्य है, मरने योग्य ही है। संयोग आदि ना, किससे, संयोग आदि के द्वारा, जो उसके कार्य हैं संयोग, उनके आदि के द्वारा वह तो मरने योग्य ही है। पद्यम एव अस्ति संयोग आदि ना। और आगे कहते हैं स्वकार्य न, जो कि उसका अपना कार्य है। आगे कहते हैं कार्य द्वारेण कर्मणो वध्यात्, नहीं वध्यत्वात्, वध्यत्वात्। तो अपने कार्य के द्वारा कर्म के वध कर दिए जाने से, मार दिए जाने से, समाप्त कर दिए जाने से। अथ च पुनः प्रवृत्तम कर्म पूर्वोत्पादितम संयोगम कार्यम विरुणद्धि, और फिर प्रवृत्तम कर्म, प्रवृत्त हुआ हुआ जो कर्म है, पूर्वोत्पादितम संयोगम, पुनः प्रवृत्तम कर्म, अब जो संयोग हो चुका, संयोग हो गया, अब संयोग होने के बाद की बात कही जा रही है। अथच, और पुनः प्रवृत्तम कर्म, उसके बाद में जब कर्म प्रवृत्त होता है तो पूर्वोत्पादितम संयोगम, पहले जो उत्पन्न किया गया संयोग था, जो कार्य था, विरोणद्धि, उसका विरोध करता है, नाश कर देता है। विनाशाय विनाशयति इति, अर्थात उस संयोग का नाश कर देता है। द्रव्य गुणाभ्याम वैधर्म्य कर्मणः, वैधर्म्यम कर्मणः, ये जो द्रव्य और गुण से कर्म का वैधर्म्य है, तो ये जो बात कही जा रही है, इसमें एक बात ये है कि जैसे संयोग हो गया, मान लीजिए मैंने दोनों हाथों को मिला दिया, अब ये संयोग हो गया, कर्म का परिणाम था संयोग, कर्म के कारण से संयोग हुआ। लेकिन अब अगला कर्म करूंगा मैं तो क्या करूंगा, दोनों हाथों का हटाऊंगा, जो विभाग कर रहा हूं मैं, तो लेकिन संयोग का नाश हो रहा है, इससे संयोग नष्ट हो गया, संयोग नहीं रहा। तो पूर्व उत्पादित संयोग को
नष्ट कर देता है ये कर्म। तो ऐसा द्रव्य और गुण से कर्म का वैधर्म्य बताया जा रहा है यहां पर। तो आगे देखते हैं 15वें सूत्र की भूमिका है। द्रव्य गुण कर्मणाम साधर्म वैधर्म्यम उक्त्वा अधुना क्रमेण तेषाम लक्षणम अर्थात परस्परतो वैधर्म्यम प्रदर्शयति तत्र तावत द्रव्यम। तो कहते हैं द्रव्य गुण और कर्म के साधर्म्यों को कहकर अब क्रम से उनके लक्षण अर्थात परस्पर तो वैधर्म्यम अर्थात उनमें आपस में क्या भेद है, वैधर्म्य है, उसको दिखाते हैं। क्योंकि जो लक्षण किया जाता है वो तो विशेष ही होता है। परिभाषा तभी हो सकती है ना किसी चीज की जब वो अन्यों से भिन्न दिखाया जा रहा हो, तभी उसको पहचाना जा सकेगा। तो इसलिए वैधर्म्य बता रहे हैं। तो सबसे पहले द्रव्य का वैधर्म्य दिखाकर उसका लक्षण कर रहे हैं। 15वां सूत्र है क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। अब इसमें जो बात कही गई है वो और किसी में नहीं आएगी, केवल इसी में है। तो समय हो चुका है, इस सूत्र को फिर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आइए हम सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते।